नमस्कार। चलिए आज बुलंदशहर के चुनावी नतीजों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ एक हार जीत का विश्लेषण नहीं है, नहीं, ये समझने की कोशिश है कि एक जनादेश आखिर बनता कैसे है और एक असरदार शासन की नींव वो रखी कैसे जाती है। आज बुलंदशहर हमारी केस स्टडी है। कहते हैं हर जनादेश अपनी जमीन से ही उगता है, तो बुलंदशहर को सिर्फ एक राजनीतिक नक्शे की तरह मत देखिए। ये एक जीता जागता समाज है जहां लोगों की चिंताएं, उनकी उम्मीदें, सब कुछ सीधे उनकी जमीन से जुड़ी हैं। चाहे वो खेत में फसल की चिंता हो या बाजार में रोजगार की तलाश, राजनीति यहीं से शुरू होती है। ये आंकड़ा देखिए, लगभग 4 लाख मतदाता। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 4 लाख उम्मीदें हैं, 4 लाख कहानियां हैं। और लोकतंत्र में यही वो ताकत है जो किसी भी इलाके की दिशा तय करती है। तो पहला कदम है इस पैमाने को समझना। पर असली सवाल तो ये है कि इन 4 लाख लोगों के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो क्या है इन 4 लाख लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं? जब हम जमीन पर देखते हैं तो 3 मुद्दे सबसे ऊपर आते हैं। पहला, आर्थिक संकट और रोजगार की कमी। किसानों पर कर्ज का बोझ है तो नौजवानों के पास काम नहीं। दूसरा, कानून व्यवस्था। कुछ हाल की घटनाओं ने लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा की है। और तीसरा, सामाजिक तनाव, जहां अलग अलग जातियों के बीच टकराव बना रहता है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये वो जमीनी हकीकत है जिस पर कोई भी राजनीतिक रणनीति खड़ी होती है। अब जरा बुलंदशहर के सामाजिक ताने बाने को समझिए। यहाँ लगभग 21% दलित है, करीब 18% मुस्लिम और एक बड़ी संख्या में लोधी राजपूत समुदाय के लोग हैं। इनके अलावा जाट और यादव भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये सिर्फ जातियों का हिसाब किताब नहीं है, ये समझना है कि हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी परेशानियां हैं और अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। और इस समीकरण को समझे बिना आप यहाँ की राजनीति को समझ ही नहीं सकते। तो चलिए जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और अब सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जो यहाँ की राजनीतिक चुनौती को साफ साफ दिखाते हैं। इसे हम कह सकते हैं जनादेश का गणित। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले 48.94% वोट। ये एक बहुत मजबूत जनादेश था जो दिखाता है कि लगभग आधे वोटर्स ने मौजूदा सरकार पर ही अपना भरोसा बनाए रखा। और उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय लोक दल, उन्हें मिले 38.99% वोट। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, यह वोट आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन का था, जिसमें सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। मतलब विपक्ष का गठबंधन भी एक मजबूत चुनौती था। और जीत का अंतर था 25,830 वोट। किसी भी चुनौती देने वाले के लिए ये वो पहाड़ है जिस पर चढ़ना है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसे पार करने के लिए एक बहुत ही सटीक और मजबूत रणनीति की जरूरत पड़ेगी। अब जरा 30 साल पीछे चलते हैं और ट्रेंड को देखते हैं। 1993 में समाजवादी पार्टी ने लगभग 50% वोट के साथ यहां जीत हासिल की थी। लेकिन 2012 तक आते आते उनका वोट शेयर गिरकर सिर्फ 5% पर आ गया। सोचिए कितना बड़ा बदलाव। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2012 के बाद जबरदस्त वापसी की। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, राजनीति में जमीन से जुड़ाव ही सब कुछ है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। तो सवाल यही उठता है कि बुलंदशहर का राजनीतिक मिजाज इतने नाटकीय तरीके से आखिर बदला क्यों? चलिए अब इस बदलाव के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कारण था विपक्ष का बिखराव। सीधी सी बात है, जब सरकार के खिलाफ वोट एक से ज्यादा पार्टियों में बढ़ जाता है तो इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को ही मिलता है। खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी का वोट, जो 2012 में अपने चरम पर था, वो बाद के चुनावों में बुरी तरह बिखर गया और इसी ने विपक्षी एकता को सबसे ज्यादा कमजोर किया। विपक्ष की कुछ अंदरूनी मतलब सिस्टम की कमजोरियां भी थीं। जमीनी स्तर पर संगठन का लगभग खत्म हो जाना, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क टूट जाना, संसाधनों की भारी कमी और इन सबसे ऊपर एक मजबूत स्थानीय चेहरे की कमी जो लोगों को एकजुट कर सके। ये वो कमजोरियां हैं जिन्हें दूर किए बिना वापसी करना नामुमकिन है। और यहीं पर राजनीतिक संवाद की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जब संगठन कमजोर होता है तो अक्सर भाषणों का स्तर भी गिरता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हमेशा तथ्यों पर आधारित बहस और हर वोटर के सम्मान पर टिकी होती है। राजनीतिक भाषण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी समाज को तोड़ने की नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की राह दिखाने की होती है।
समाजवादी पार्टी के पास एक बहुत मजबूत आधार है, उनका यादव मुस्लिम सामाजिक गठबंधन। ये उनकी ताकत है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये आधार जमीनी स्तर पर उतना संगठित नहीं है जितना होना चाहिए। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे सही से सहेजा नहीं गया, और आज के दौर में सिर्फ इस एक समीकरण के सहारे चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। सवाल उठता है कि समाधान क्या है? इसके लिए हमने एक 4 आयामी रणनीति का प्रस्ताव दिया है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये चुनावी चुनौती के हर एक पहलू से निपटने के लिए बनाया गया एक पूरा सिस्टम है। इसके 4 चेहरे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है चुनावी चेहरा, जो सही उम्मीदवार और गठबंधन पर फोकस करता है। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, जो जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करता है। तीसरा है नैरेटिव, यानी वो कहानी जो लोगों के दिलों से जुड़े। और चौथा है संसाधन का चेहरा, जो अभियान चलाने के लिए जरूरी है। अगर एक भी चेहरा कमजोर पड़ा तो पूरी की पूरी रणनीति लड़खड़ा जाएगी। चलिए, इस नैरेटिव वाले चेहरे को थोड़ा और समझते हैं। कहानी ये बनानी होगी कि ये चुनाव पार्टियों का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और असली विकास का है। डबल इंजन से सिंगल हार्ट जैसा नारा ये संदेश देता है कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो सच्चे दिल से सभी की परवाह करे। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान हटाकर स्थानीय नाकामियों पर बात करनी होगी, जैसे बिजली कटौती, आवारा पशु, बढ़ता अपराध, लोगों के असली मुद्दे। लेकिन देखिए, सिर्फ रणनीति कागज पर बनाने से तो कुछ होता नहीं, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। इसके लिए हमने एक 90 दिन की सीढ़ी तैयार की है, एक एक्शन प्लान जो इस पूरी रणनीति को हकीकत में बदलता है। उल्टी गिनती के पहले 60 दिन पूरी तरह तैयारी के हैं। चुनाव से ठीक 90 दिन पहले उम्मीदवार और कोर टीम फाइनल हो जानी चाहिए और कैंपेन ऑफिस खुल जाना चाहिए। 60 दिन पहले तक सर्वे टीमें जमीन पर उतरकर लोगों की शिकायतें दर्ज करें, और साथ ही छोटी छोटी जनसभाएं हों जहां नेता भाषण ना दें बल्कि लोगों की बात सुने। ये अभियान की नींव रखने का सबसे जरूरी समय है। और हाँ, जब हम सर्वे और जनसंपर्क के जरिए लोगों के बीच जाते हैं तो विश्वास सबसे अहम होता है। भारत का डेटा सुरक्षा कानून भी यही कहता है कि किसी भी वोटर की निजी जानकारी उनकी इजाजत से एक साफ मकसद के लिए ही ली जानी चाहिए, और उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कानून का पालन नहीं है, ये लोगों का भरोसा बनाने का पहला कदम है। आखिरी महीने में अभियान की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती है। 45 दिन पहले पोस्टरों और नारों के साथ अभियान का सार्वजनिक आगाज, 30 दिन पहले बड़ी रैलियों के जरिए माहौल बनाना, 15 दिन पहले अभियान अपने चरम पर पहुंचता है, और आखिरी हफ्ते में पूरा ध्यान सिर्फ एक वोटर को मनाने पर होता है। और चुनाव के दिन बस एक ही काम सबसे जरूरी है, हर समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। तो घूम फिर कर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या एक जनादेश को तैयार किया जा सकता है? क्या उसे इंजीनियर किया जा सकता है? शायद हाँ, अगर मकसद सिर्फ चुनाव जीतना ना हो बल्कि बेहतर शासन देना हो। जब आप लोगों की समस्याओं को डेटा और विज्ञान से समझते हैं और एक सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो आप सिर्फ चुनाव नहीं जीतते, आप लोगों का विश्वास जीतते हैं, और असली जीत वही है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।